हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोक का आशय मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। लोक आगम शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दो अर्थों में किया जा सकता है। विस्तृत अर्थ में लोक आगम के अंतर्गत सभी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। इस अर्थ में लोक ऋणों के रूप में प्राप्त धन तथा उपहार या क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि इत्यादि को भी लोक आगम में सम्मिलित किया जाएगा। इसके विपरीत लोक आगम के संकुचित अर्थ में केवल वे प्राप्तियां शामिल की जाती हैं जो कि सामान्य रूप से आगम के अंतर्गत आती हैं। सरल शब्दों में लोक आगम से आशय सरकार की उन सभी प्राप्तियों से है जिनसे सरकार के दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं होती, अर्थात जिन प्राप्तियों को सरकार द्वारा भविष्य में लौटना नहीं होता। लोक आगम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। विभिन्न लेखकों द्वारा किए गए लोक आगम के वर्गीकरण में से कुछ मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार हैं। एडम स्मिथ का वर्गीकरण। एडम स्मिथ ने लोक आगम को दो भागों में विभाजित किया है। राजकीय संपत्ति से आय, नागरिकों से प्राप्त होने वाली आय। राजकीय संपत्ति से आय, इस वर्ग में राजकीय संपत्ति जैसे सरकारी भूमि, बागान, खानों इत्यादि से प्राप्त आय आती है। इस वर्ग से विस्तृत अर्थ में सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाएगा। नागरिकों से प्राप्त होने वाली आय, इस वर्ग में सरकार की वे सभी आय आएंगी जो नागरिकों से प्राप्त होती हैं। इसमें एडम स्मिथ ने कर आय पर विशेष जोर दिया है। उपयुक्त वर्गीकरण के निम्न दोष हैं। एडम स्मिथ का यह वर्गीकरण आधुनिक राज्य के आय के विविध साधनों और उनके तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से पूर्ण नहीं है, अतः इन वर्गों के अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एडम स्मिथ ने दूसरे वर्ग की गैर कर आयों का भी विशिष्ट महत्व है। एडम्स का वर्गीकरण। प्रोफेसर एच.टी. एडम्स ने लोक आगम को तीन भागों में वर्गीकृत किया है: प्रत्यक्ष आय, व्युत्पादित आय, प्रत्याशित आय। प्रत्यक्ष आय, इस वर्ग में सरकारी उद्योगों, सरकारी अधिकार क्षेत्र, उपहारों, दानों, जब्तीकरण और क्षतिपूर्तियों इत्यादि से प्राप्त आयों को रखा गया है। व्युत्पादित आय, इस वर्ग में जनता से वसूल की गई आय जो अर्थात कर, जुर्माने इत्यादि से प्राप्त आय को रखा गया है। प्रत्याशित आय, इस वर्ग में सरकार के विभिन्न प्रकार के ऋणों पत्रों तथा कोषागार विपत्रों से प्राप्त आय को रखा गया है। उपयुक्त वर्गीकरण में निम्न दोष हैं। प्रत्यक्ष आय में व्यापारिक आय एवं प्रशासकीय आय को मिला दिया गया है, जबकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ऋण पत्र इत्यादि की बिक्री से प्राप्त राशि को इन्होंने प्रत्याशित आय में शामिल किया है, जबकि इस प्राप्ति को आय नहीं माना जाना चाहिए। वेस्टिविल का वर्गीकरण। वेस्टिविल ने लोक आगम को दो भागों में विभाजित किया है: बड़े प्रमंडल की आय, सत्ता के कारण आय। बड़े प्रमंडल की आय वह आय जो राज्य को एक बड़ा प्रमंडल होने के नाते जनता को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने से होती है। इस वर्ग में वह आय भी शामिल है जो सरकार को न्यायाधीश के रूप में कार्य के करने के कारण प्राप्त होती है। सत्ता के कारण आय वह आय जो सरकार अपनी सत्ता या सरकारी क्षमता के कारण प्राप्त कर लेती है। वेस्टिविल द्वारा किए गए लोक आगम के इस वर्गीकरण के प्रथम वर्ग में सरकारी उद्योगों की आय, कोर्ट फीस इत्यादि को तथा दूसरे वर्ग में कर, जुर्माने इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। एडम स्मिथ की भांति यह वर्गीकरण भी अस्पष्ट है एवं संकीर्ण है। इसके साथ ही इस वर्गीकरण के आधार पर ऐसी आयों के वर्गीकरण में कठिनाई आती है जिनमें कर आगम और आकर आगम दोनों की विशेषताएं रहती हैं। सेलिगमैन का वर्गीकरण। इन्होंने लोक आगम को तीन वर्गों में विभाजित किया है: निःशुल्क आय, अनुबंधात्मक आय, अनिवार्य आय। निःशुल्क आय में वे सभी उपहार तथा दान इत्यादि शामिल किए जाते हैं जो सरकार को जनता से बिना मांगे तथा बिना जोर डाले प्राप्त होते हैं। इस वर्ग के विस्तृत अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशों से मिलने वाले अनुदानों तथा उपहारों को भी निःशुल्क आय में रखा जा सकता है।
अनुबंधात्मक आय, इस वर्ग में उन आयों को रखा गया है जो सरकार अपनी व्यावसायिक क्रियाओं से प्राप्त करती है, जैसे रेल, डाक, तार विभाग एवं विभिन्न सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय। सेलिगमैन ने इस आय को कीमत का नाम दिया है। यह आगम केवल उन्हीं व्यक्तियों से वसूल की जा सकती है जो संबंधित वस्तु का क्रय सेवाओं का प्रयास करते हैं। अनिवार्य आय, इस वर्ग में सरकार की वह आय आती है जो उसकी अपनी प्रशासनिक, न्यायिक एवं कर लगाने की शक्तियों के आधार पर प्राप्त होती है। इसका देना या ना देना जनता की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः इसे सरकार की अनिवार्य आय कहा जाता है। सरकार को अपनी प्रशासनिक शक्ति के आधार पर स्वामित्व हरण से आय, न्यायिक शक्ति के आधार पर फीस, फाइन और जुर्माने से आय तथा करारोपण शक्ति के आधार पर फीस, कर एवं विशेष कर निर्धारण से आय प्राप्त होती है। डाल्टन का वर्गीकरण। डाल्टन द्वारा लोक आगम के स्रोतों की विवेचना के आधार पर लोक आगम को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: कर, कीमतें, अन्य लाभ। कर, इसके अंतर्गत सरकारी सत्ता द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य भुगतानों को शामिल किया गया है। डाल्टन ने कर आगम को 4 उपवर्गों में विभाजित किया है। वे आय जिन्हें सामान्यतः कर का नाम दिया जाता है: उपहार और क्षतिपूर्ति, जो युद्ध अथवा अन्य कारणों से हट जाने के रूप में उत्पन्न होती हैं। अनिवार्य रूप से लिए जाने वाले ऋणों तथा अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अर्थदंड। कीमतें, कीमतों में वे आय शामिल हैं जो सरकार जनता को प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं और वस्तुओं के बदले प्राप्त करती है। ये कीमतें निजी व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से दी जाती हैं और इसके लिए वे सरकार या लोक प्राधिकरण के साथ स्पष्ट या गर्भित रूप में अनुबंध करते हैं। डाल्टन ने इस वर्ग को पुनः 4 उपवर्गों में विभाजित किया है: सार्वजनिक संपत्ति से होने वाली प्राप्तियां, जैसे सरकारी भूमि पर कार्य कर रहे काश्तकारों से प्राप्त किराए, सरकार द्वारा संचालित उद्योगों से आय तथा शर्तें इन उद्योगों द्वारा एकाधिकारी कीमतें न लेकर प्रतियोगी कीमतें ली जाएं, फीस एवं अन्य भुगतान जो उन सेवाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हें सरकार व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से संपन्न करती है, जैसे जन्म के पंजीकरण की फीस इत्यादि। ऐच्छिक सरकारी ऋणों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। अन्य लाभ, इस वर्ग में डाल्टन ने निम्न 4 आयों को रखा है: ऐसी सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय जो अपनी एकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके प्रतियोगिता स्तर में ऊंचे मूल्य वसूल करते हैं, विशेष कर निर्धारण से प्राप्त आय, लोक व्ययों की पूर्ति के लिए नई पत्र मुद्रा जारी करने से आय, ऐच्छिक उपहार। फिंडले सिराज द्वारा की गई लोक आगम की विवेचना के आधार पर इसको निम्न 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: कर आगम, इसमें कर, विशेष कर निर्धारण तथा फीस से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। गैर कर आगम, इसमें लोक उद्योग से आय, रेलवे, डाक, तार एवं टकसाल से आय, ऋणों पर ब्याज से आय, सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा या अस्पताल से फीस और प्राप्तियां तथा अन्य गैर कर आगमों को शामिल किया जाता है। टेलर का वर्गीकरण। लोक आगम का एक सुव्यवस्थित, तार्किक एवं उपयोगी वर्गीकरण प्रोफेसर फिलिप ई टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने लोक आगम को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है: अनुदान एवं उपहार, प्रशासनिक आय, वाणिज्यिक आय, कर। अनुदान एवं उपहार। अनुदान वे आय शामिल हैं जो एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को किसी विशिष्ट कार्य को किसी विशिष्ट प्रकार से संपादित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। यह सहायता राशि प्राप्त करने वाली सरकार के लिए आगम प्राप्ति होती है। भारत में राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार से और स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होती है। उपहारों में व्यक्तियों या संस्थाओं से प्राप्त दोनों या ऐच्छिक अंशदानों को शामिल किया जाता है। यह राशि प्रायः युद्ध, प्राकृतिक संकट या विशेष राहत कार्यों के लिए प्राप्त होती है। टेलर ने अनुदान एवं उपहार दोनों को एक वर्ग में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है। प्रथम दानों की प्रकृति ऐच्छिक होती है, दूसरे दानों में प्रदान करने वाला व्यक्ति या संगठन या सरकार उस राशि के बदले प्रत्यक्ष रूप से लाभ की आशा नहीं रखता। प्रशासनिक आय। इस वर्ग में फीस, लाइसेंस, जुर्माने, जब्तगी,
उत्तराधिकारी के अभाव में संपत्ति पर कब्जा कर लेने से प्राप्तियां तथा विशेष कर निर्धारण से होने वाली आय को रखा गया है। वाणिज्यिक आय, इस वर्ग के अंतर्गत वह आय शामिल है जो सरकार के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर कीमत के रूप में उसे दी जाती है। टेलर ने इस वर्ग में आय को जिन मदों का उल्लेख किया है वे एक व्यय, एक का भुगतान, सरकारी साख नियमों द्वारा उधार दिए गए धन पर ब्याज, सरकारी शिक्षा संस्थाओं को दी जाने वाली फीस, सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली बिजली की कीमत इत्यादि। कर में सरकार को जनता से प्राप्त वह अनिवार्य भुगतान शामिल होता है जिसके बदले भुगतानकर्ता प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं रखता। लोक आगम के वर्गीकरण का उपयुक्त अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष को डाल्टन के शब्दों में निम्न प्रकार रखा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि लोक आगम में स्रोतों का वर्गीकरण किया जा सकता है, परंतु अधिकांश दशाओं में उनके बीच का भेद स्पष्ट नहीं होता। इसलिए दूसरे वर्गीकरण की भांति यहाँ भी वर्गीकरण की अपेक्षा वर्गीकरण की खोज अधिक ज्ञानदायक है। भारत के संदर्भ में लोक आगम के वर्गीकरण को केंद्रीय सरकार के बजट में आगम के वर्गीकरण में समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। कर आगम, इन आगम को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: आय और व्ययों पर कर, संपत्ति और पूंजी पर कर, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। गैर कर आगम, उस आगम को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है: ब्याज की प्राप्ति, लाभांश की प्राप्ति, प्रशुल्कीय सेवाओं से आय, सामान्य सेवाओं से आय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं से आय तथा आर्थिक सेवाओं से आय और अनुदान एवं अंशदानों से आय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।